हेलो देयर एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ सर ज़हीर इकबाल। और आज की इस क्लास के अंदर हम एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द फॉरेस्ट चैप्टर। पास्ट पेपर्स में कई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। बहुत रिपीटेड टॉपिक है बेटा, और इसके क्वेश्चंस कुछ इजी भी हैं और कुछ ट्रिकी भी हैं। स्टार्ट इजी वालों से करेंगे, फिर मूव करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जरा अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहां पर हमें नजर आ रहे हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। क्या नजर आ रहे हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट। ये जो डॉटेड रीजन है ये एल्पाइन फॉरेस्ट है। फिर आपको ये डार्क ग्रीन शेड से जो फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं इन द नॉर्दर्न एरियाज एंड देन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान प्लेट्यू, ये हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये दोनों एल्पाइन और कॉनिफेरस जो हैं दोनों ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ग्रो हो पाते हैं। उसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट शेड नजर आ रहा है दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। देन हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। देन हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और यहां पर जो डेजर्ट एरिया है यहां पर हमें नजर आ रहे हैं डेजर्ट वेजिटेशन। आई होप यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। बेटा सवाल ये पैदा होता है कि वाई देर आर डिफरेंट टाइप्स एंड डेंसिटीज ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। भाई मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ डेंसिटीज में, यानी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और मुख्तलिफ टाइप्स के फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं? तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पास्ट पेपर्स में इनका सवाल 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई? एग्जामिनर साहब पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द या सजेस्ट व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द टाइप एंड डेंसिटीज ऑफ फॉरेस्ट। भाई कौन सी तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट को? पहला फैक्टर है एल्टीट्यूड। देखिए भाई मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स यानी जमीन की ऊंचाई कितनी है, मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स पे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं बेटा, यहां पर आपको पता है कि लो टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा है ये हम मार्क कर रहे हैं हाईलैंड जोन को। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लाइमेट चैप्टर। जिस बच्चे को क्लाइमेट चैप्टर नहीं याद वो वहां से रिवाइज कर सकता है। हमने क्लाइमेट चैप्टर के अंदर शुरू में ही पढ़ा था कि दिस रीजन इज हाईलैंड जोन। और फिर क्लाइमेट के अंदर ही हमने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं यहां पर लो टेम्परेचर होता है, सर्दी होती है। तो बेटा जो लो टेम्परेचर है ना ये प्लांट ग्रोथ के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात यहां पर स्नो फॉल हो रही होती है। तो क्या होता है फॉरेस्ट कवर हो जाते हैं। अब जब फॉरेस्ट कवर हो जाते हैं तो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता, उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तभी हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे बहुत सारे तरीके के फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। उसके बावजूद बेटा आप देखें तो कुछ फॉरेस्ट हैं जो कि पाए जा रहे हैं। अगर हम एल्टीट्यूड से रिलेटेड पास्ट पेपर्स का एक और सवाल कर लें तो देखो कि ये सी लेवल है और सी लेवल से लेके 1000 मीटर्स तक हमारे पास कितने डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी हैं, रिवराइन या बेला फॉरेस्ट भी हैं, यहां पर इरिगेटेड फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी सारे फॉरेस्ट लो एल्टीट्यूड एरियाज में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 1000 से 4000 एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे सिर्फ कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। और अगर हम 4000 से 4500 तक जाए तो वहां पे सिर्फ एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। सवाल पैदा होता है क्यों, ऐसा क्यों है? तो बेटा इसका पास्ट पेपर्स में भी सवाल आ गया। उसने ये फिगर बना के दे दी, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये फिगर बना के दे दी, और पास्ट पेपर्स में पूछ लिया कि फिगर को यूज करते हुए और अपनी ओन नॉलेज बताते हुए बताओ कि कैसे एल्टीट्यूड अफेक्ट करता है टाइप एंड डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन किसको कहते हैं? हरियाली को, फॉरेस्ट को। कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट को? तो हमने कहा भाई देयर आर वेरी फ्यू फॉरेस्ट ग्रोन एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। जितना ज्यादा एल्टीट्यूड उतने कम फॉरेस्ट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एल्टीट्यूड होते हैं जैसे ही वहां पे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर फॉल हो जाता है।
और जैसी टेम्परेचर फॉल होता है स्नोफॉल हो जाती है, और स्नोफॉल की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता, और इस वजह से फॉरेस्ट की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर हो गई बात बेटा? यही वजह है कि सिर्फ कॉनिफेरस या एल्पाइन फॉरेस्ट ऊपर वाले एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, लोअर एल्टीट्यूड एरियाज पे बाकी तमाम तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कैसे सरवाइव कर जाते हैं? ठीक है जी, तो इसका सवाल भी आगे चल के मिलेगा हमें, पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। आगे चल के जब हम कॉनिफेरस की डिटेल्स पढ़ रहे होंगे तो इसका भी जवाब मिलेगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें कि क्यों हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा फैक्टर है बेटा जिसको हम कहते हैं एरिडिटी। क्या कहते हैं? एरिडिटी कहते हैं। एरिडिटी क्या है? ड्राई क्लाइमेट। क्या है? ड्राई क्लाइमेट। ठीक है बेटा, जैसे बलूचिस्तान प्लेट्यूज हैं, यहां पर एक्सट्रीमली ड्राई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट के बारे में भी हम क्लाइमेट में पढ़ चुके हैं। तो ये आपको पता है जितनी कम पानी होगा या जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फॉरेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट ग्रो नहीं हो पाते। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये वाला एरिया देखें तो यहां पे फिर भी कुछ डेजर्ट वेजिटेशन ग्रो हो जाती है। अब ये जो बलूचिस्तान प्लेट्यूज का एरिया, ये भी थोड़ा सा ड्राई एरिया है, तो यहां पे या तो बेटा आप देख सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राई एरिया है यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट कम पानी में सरवाइव हो सकते हैं वो एरिड जोन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। एरिडिटी का ऑपोजिट फैक्टर है प्रेसिपिटेशन। बेटा एक बात जहन में रखना, बहुत सारे बच्चों को जहन में यह है कि प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। दिस इज हाफ ट्रूथ। ये क्या है? आधा ट्रूथ है। यस, रेनफॉल इज अ फॉर्म ऑफ precipitation, but rainfall is not exactly precipitation. Precipitation includes all sources of water coming onto the earth. चाहे वो स्नोफॉल के जरिए आ रहा हो, चाहे वो रेनफॉल के जरिए आ रहा हो, या वो हेल के जरिए आ रहा हो, तो बेटा रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, हेल हो, वो सारी सोर्सेज ऑफ प्रेसिपिटेशन है। अब बेटा बहुत ही आसान सी बात है, जितनी ज्यादा बारिशें होंगी उतना ज्यादा पानी आएगा, और जितना ज्यादा पानी आएगा उतने आराम से फॉरेस्ट ग्रो हो पाएंगे। आप देखो कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कितनी ज्यादा बारिशें होती हैं तो वो हरे भरे हैं। ठीक है, वहां पे कितने अल्पाइन फॉरेस्ट, कितने कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो भी नॉर्दर्न एरियाज गया है, जिसने भी विजिट किया है, उसको मालूम होगा कि नॉर्दर्न एरियाज कितने हरियाली वाले हैं, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल भी होती है, वहां रेनफॉल भी होती है, तो वहां प्रेसिपिटेशन बहुत हाई है। लेकिन आप कंपेयर करो इसको डेजर्ट से या फिर बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस से, तो वहां पे सहरा है, वहां पे रेत है, वहां पे गर्मी है, तो वहां पे फॉरेस्ट भी नहीं ग्रो पा रहे। हमने डेजर्ट से रिलेटेड भी तस्वीरें देखी थी ना, सैंड ड्यून्स बने हुए थे, रेतीली मिट्टी थी, लेकिन वहां पे वेजिटेशन के नामो निशान नहीं था, या थी भी तो बहुत कम थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन लो है। अब लास्ट फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड द एडिफिक फैक्टर। What is edaphic factor? Basically, this means the type of soil. आप आसान लफ्जों में type of soil भी लिख सकते हो। देखो बेटा, soil या तो fertile होगी या infertile होगी। जितनी ज्यादा fertile soil होगी उतनी ज्यादा फॉरेस्ट की ग्रोथ होगी, उतने डिफरेंट तरीके के या उतनी डेंसिटी में फॉरेस्ट लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूं कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल मिलती है। इधर की सॉइल को क्या कहते हैं? कोई मुझे बच्चा बता सकता है? हाँ जी, कोई बता सकता है बेटा कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ की मिट्टी क्या नाम से मशहूर है? दो डिफरेंट नाम मैं यूजुअली लेता हूं, एक ए से एक एस से, एक ए से एक एस से। क्या नाम है जल्दी से बताओ? सिल्ट। एस से है सिल्ट, और सिल्ट में जब छोटे छोटे ग्रेवल मिल जाते हैं तो वो मिल जाता है और बन जाता है अलूवियल। अलूवियल, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है सिल्ट या अलूवियल सॉइल है, दैट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल। ये क्या है? एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल है। तो आपको मालूम है कि एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहां पर क्या है बेटा? बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। फिर बेटा हमने एक प्रॉब्लम भी पढ़ा था जब हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे कि ये जो सिल्ट है ये दरियाओं के अंदर बह के आ जाता है।
उसकी वजह से कितने मसले हो रहे थे, डैम्स की फाउंडेशन वीक हो रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे पास कैनाल्स ब्लॉक हो रहे थे, कितने सारे मसले पड़े थे। लेकिन उधर ही मैं जिधर मसले बताए थे उधर आपको एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूँ। बेटा जब ये जो नॉर्दर्न एरिया से मिट्टी है ये दरियाओं के अंदर आ जाती है, तो ये दरिया में बहते 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 मिट्टी पहुंच जाती है इस जगह पे जिसको हम कहते हैं इंडस डेल्टा। क्या कहते हैं बेटा? इंडस डेल्टा। इसको मैं मार्क कर देता हूं बेटा, ये है इंडस डेल्टा। देखो बेटा जिधर इंडस रिवर दरिया में बहता है इसको कहते हैं इंडस डेल्टा, और जिधर हब रिवर दरिया जो समंदर में बहता है तो उसको कहते हैं हम हब डेल्टा। जिधर इंडस रिवर समंदर में बहता है इसको इंडस डेल्टा कहते हैं, जिधर हब रिवर बहता है इसको हब डेल्टा कहते हैं। बेटा जब ये इंडस रिवर में पानी अपने साथ सिल्ट ला रहा होता है तो ये सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है इंडस डेल्टा या हब डेल्टा पे। अब बड़ी फर्टाइल सॉइल आ गई। दिस फेवर्स द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ओवर हियर। यहां पर इस सॉइल की वजह से कौन से फॉरेस्ट ग्रो पाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो पाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं लाइन एरिया जो है वो मैंग्रोव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने जब फॉरेस्ट का जिक्र किया तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई नॉर्दर्न एरियाज में एल्पाइन या कॉनिफेरस पाए जाते हैं। बेटा यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उसके रीजंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है जी। अब सवाल बड़ा जनरल सा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट की क्या अहमियत है? ठीक है जी, फॉरेस्ट की क्या अहमियत है? भाई फॉरेस्ट की दो तरीके की अहमियत हमारे पेपर्स में आते रहते हैं सवाल। क्या? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉरेस्ट की लकड़ी से इन्वायरमेंट को भी फायदा है, फॉरेस्ट से इकोनॉमी को भी फायदा है। जरा इन्वायरमेंटल बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। बेटा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो पहली बात, हम लोग वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जब दरख्त लगे हुए होते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, दे होल्ड बैक द सॉइल। इस सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, तो फर्टाइल सॉइल बहती नहीं है। इट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इसका पहला फायदा क्या हो गया? इट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। बहुत इजी सा पॉइंट था। दूसरी बात बेटा, देखो जब फॉरेस्ट लगे हुए होते हैं तो उससे पतझड़ भी होती है। पत्तों के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ये जब सॉइल के अंदर मिल जाता है इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हो गया ना भाई एनवायरमेंट को बेनिफिट कि सॉइल फर्टाइल हो रही है। उसके अलावा बेटा जहां पे दरख्त लगे हुए होते हैं वहां पे ट्रांसपायरेशन होती है, और ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में होती है रेनफॉल। हम कहते हैं ना यार बारिशें नहीं हो रही, क्या करें? दरख्त लगाओ। जितने ज्यादा दरख्त लगाओगे उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन, उतनी ज्यादा रेनफॉल। सर ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई ट्रांसपायरेशन ये है कि देखो जैसे पानी बह रहा है, अब यहां पे सूरज निकला, सूरज निकला उसने गर्मी बरसाई पूरी जमीन के ऊपर, पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। ठीक है जी, पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। और जो दरख्तों के अंदर पानी होता है ना बेटा, जो दरख्तों ने पानी पिया हुआ है, इससे जो पानी इवेपोरेट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। अब जितने पानी पिए हुए दरख्त होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतना ज्यादा रेनफॉल होगी। तो ये बात बहुत सिंपल सी है, बात बहुत क्लैरिटी के साथ हो गई। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, इट्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। भाई जंगली जानवर दरख्तों में, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, तो ये बड़ी जरूरी है। उसके अलावा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट रिफ्रेश एयर, इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। उसके अलावा बेटा ये जो फुट हिल्स है माउंटेन्स के, जो माउंटेन्स के एंड्स हैं ये फुट हिल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर जब दरख्त लगे हुए होते हैं सो इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्ट्रीम। जब पानी नीचे बहता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो बीच में दरख्त आ जाते हैं, तो दरख्त पानी के फ्लो को रोक के फ्लडिंग के चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं। तो दीज आर ऑल द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ फ्लड, सॉरी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। बात क्लियर है? कोई मसला, कोई इश्यू, कोई टेंशन यहां तक आई होप कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है तो वे चैट में लिख दें क्लियर है। तो हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ चलेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सिंपल से हैं। भाई पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, यहाँ पे एक स्पेशल लकड़ी मिल रही, और इस लकड़ी को हम कहते हैं टिम्बर। क्या कहते हैं? टिम्बर। नॉर्दर्न एरियाज के जब माउंटेन्स हम पढ़ रहे थे टोपोग्राफी चैप्टर में, जब नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पढ़ रहे थे माउंटेन्स के बारे में, तो हम लोगों ने
नॉर्दर्न माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ी थी। तो हमने उसकी इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई यहां से टिम्बर मिल रहा है और टिम्बर एक्सपोर्ट क्वालिटी वुड है, एक्सपोर्ट करते तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो देखो सारे चैप्टर्स रिलेटेड है। आप एक चैप्टर भी अगर गौर से पढ़ लो ना तो दूसरा चैप्टर अल्टीमेटली आपको समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिकली सारी चीजें लिंक्ड है आपस में। उसके अलावा बेटा फर्नीचर इंडस्ट्रीज भी बेनिफिट करती हैं। बेटा फर्नीचर वुड से बनता है, जितनी ज्यादा वुड होगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होगा, उतनी ज्यादा फर्नीचर प्रोडक्शन होगी और प्रॉफिट होगा। उसके अलावा बेटा फॉरेस्ट एड्स टू द सीनिक ब्यूटी इन द नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आपको पता है कि ब्यूटीफुल क्या है, माउंटेन्स हैं, उधर दरख्त लगे हुए हैं, हरियाली है। तो जितनी ज्यादा हरियाली होगी उतनी ज्यादा खूबसूरती होगी, उतनी ज्यादा बारिशें हो रही होंगी। तो कराची जैसे शहर में रहने वाले लोग जैसी जून जुलाई होता है भागते हैं नॉर्दर्न एरियाज। अभी मेरे ज्यादातर जो फेलोज हैं, कलीग्स हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज गए हुए हैं। अक्सर तस्वीरें सिरे भी देखते रहता हूँ मैं उनके। मैं नहीं जा पाया हूँ इस बार, बहरहाल मैंने बहुत देख लिया ऑलरेडी। तो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर टूरिज्म प्रमोट होता है। अब टूरिस्ट लोकल भी आते हैं, फॉरेन भी आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो बाहर का पैसा लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। उसके अलावा बेटा स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज भी बेनिफिट करती हैं। स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री बेनिफिट करती है। आपको पता है लकड़ी, विकेट, हॉकी, बैट, बॉल, बॉल नहीं सॉरी, बैट, ये सारी चीजों में लकड़ी इस्तेमाल होती है। और बेटा आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल है। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? अक्सर घरों में काम हो रहा होता है, एक कमरे की दुकान बनाई हुई, घर के अंदर ही खवातीन हाथ से बैठ के लकड़ियां काट रही हैं, बैट बना रही हैं, विकेट बना रही हैं। इवन विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ऐसी इंडस्ट्रीज में, एंड दैट इज अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट। आपको पता है एटलीस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स इज विमेन, सॉरी एटलीस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज वुमेन, यानी कि आधी आबादी खवातीन की है। अब खवातीन को अगर काम नहीं मिलता तो आपको पता है कि आधी वर्कफोर्स बेकार जा रही है पाकिस्तान में। तो इसलिए जरूरी है खवातीन को एम्प्लॉयमेंट मिले। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे एरियाज इतने डेवलप नहीं है, रूरल एरियाज हो गए, खासतौर पे छोटे शहर हो गए, ये इतने डेवलप नहीं है कि खवातीन बाहर जाके काम कर पाए। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घर में ही जनरेट हो सकती हैं अगर ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। देयरफॉर लकड़ी होगी तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री चलेगी, और स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री चलेगी तो आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री चलने से खवातीन को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स इंक्रीज हो सकती है। आई होप यहां तक बात क्लियर है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको समझ आ गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बट देर आर सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट। भाई क्या कॉस्ट है सर, क्या मसले मसाइल है, क्या प्रॉब्लम्स है? पहली बात, फॉरेस्ट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स मेनी इयर्स टू ग्रो। कई साल लगते हैं फॉरेस्ट की ग्रोथ में। अब जाहिर सी बात है कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। उसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, कोई 500,000 का प्रोजेक्ट नहीं है बेटा। एक एक दरख्त हजारों रुपए का लगता है, पूरा फॉरेस्ट जंगलात लाखों करोड़ों रुपए के बनते हैं। सो इट मे बिकम अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट स्कैर्स रिसोर्सेज। पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर फॉरेन डेट्स है, जिसकी वजह से ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा बेटा स्पेस भी लिमिटेड है। आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन राइज हो रही है, पॉपुलेशन राइज हो रही है, घर बनाने दरख्त काटे जा रहे हैं, जगह के लिहाज से भी और लकड़ी भी चाहिए। उसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना ज्यादा चाहिए, तो बेटा एग्रीकल्चर एरियाज बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट दरख्त जंगलात कम करने पड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि फॉरेस्ट की प्लांटेशन को डिफिकल्ट बना देती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. One is productive forest, the other one is protection forest. What is productive forest बेटा? Productive forest are naturally grown forest. जो नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट हैं ये प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है। वाई प्रोडक्टिव? क्योंकि बेटा जितनी भी मोस्टली हाई वैल्यू स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं, जैसे टिम्बर हो गया, शीशम हो गया, बाबल हो गया, तो बेटा ये सब जो हैं, सॉरी शीशम बाबल नहीं, टिम्बर, ठीक है। तो बेटा दीज आर हाई वैल्यू स्पीशीज ऑफ वुड एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली ग्रोन। ये क्या है बेटा? नेचुरली ग्रोन है, यानी कि खुद ही ग्रो होते हैं। और क्योंकि खुद ही ग्रो होते हैं तो जैसे आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े ग्रो होते हैं, तभी दे हैव क्लोज कैनोपी। क्लोज कैनोपी का मतलब क्या? अगर आप ऊपर से व्यू लो, हेलीकॉप्टर से बैठ के देख रहा हूं मैं फॉरेस्ट, तो मुझे जमीन नहीं नजर आएगी, इतने घने फॉरेस्ट होंगे कि जमीन नजर नहीं आएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोज कैनोपी। लेकिन
ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट यूजुअली मैन मेड फॉरेस्ट है। इंसान को जिधर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी थी वहां पर उसने मैन मेड फॉरेस्ट लगा दिए, और क्योंकि इंसान खुद लगा रहा था तो उसने लीनियर प्लांटेशन की लाइंस में लगाए, ऑलमोस्ट इक्वल गैप्स के साथ, सेम स्पेशी ऑफ ट्री को गैप्स के साथ लाइन में लगाया। अब क्योंकि वो नेचुरली तो ग्रो हो नहीं रहे थे तो इंसान को खुद फिर वहां पे इरिगेशन भी प्रोवाइड करने पड़ी। तो देखो बेटा, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, लीनियर प्लांटेशन या इरिगेटेड फॉरेस्ट, दीज कैन बी द ऑल्टरनेट वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चन। कभी वो आपसे कहेगा प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताओ, कभी वो आपसे कहेगा इरिगेशन इरिगेटेड प्लांटेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, कभी वो आपसे कहेगा लीनियर प्लांटेशन के बारे में बताओ। तो ये समझो कि सेम सवाल है, डिफरेंट वर्ड्स में आ रहा है। और बेटा क्योंकि इनका मेनली पर्पस प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिल्टेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग, तो यूजुअली लो वैल्यू स्पीशीज ऑफ ट्रीज ही प्लांट की जा रही होती हैं। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। इसका 1 या 2 मार्क का सवाल आ सकता है पास्ट पेपर्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखो, कुछ बच्चे कहते हैं दरख्तों को काट देना डिफॉरेस्टेशन है, ये लकड़ियां काटना डिफॉरेस्टेशन है। दैट इज हाफ ट्रूथ, बट द कंप्लीट डेफिनेशन इज इट इज द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। ये क्या है? रेकलेस कटिंग है। रेकलेस का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्क वाला। क्या आप दरख्तों को ऐसे काट रहे हो कि उनको रिप्लेस भी नहीं कर रहे? आप दरख्तों को जड़ों से काट रहे हो, दैट इज बेसिकली डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या है? पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है इतनी? भाई पहली बात तो यह है कि आबादी बढ़ रही है सर। आबादी बढ़ने की वजह से आपको मालूम है कि सर फूड की जरूरत है। ठीक है, फूड की जरूरत है, फिर सर घर बनाने की जरूरत है, तो आबादी काट दरख्त काटने पड़ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो सर आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से एक तो स्पेस चाहिए, दरख्तों को काटना पड़ रहा है। दूसरा सर लकड़ी चाहिए, फर्नीचर इंडस्ट्री बन रही है, पेपर इंडस्ट्री बन रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वुड इस्तेमाल हो रहा है। तो सर ऐसी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से भी लकड़ियां ज्यादा कट रही है। फिर सर टिम्बर मेजर एक्सपोर्ट है, और आपको पता है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना नेगेटिव में, यानी कि इंपोर्ट्स पे खर्चा हुए जा रहा है, एक्सपोर्ट्स कर नहीं पा रहा पाकिस्तान। तो सर जिस तरीके से भी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होगी, हुकूमत कहेगा इसको ज्यादा से ज्यादा करो। तो टिम्बर एक्सपोर्ट है, इसकी वजह से लकड़ियां कट रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कट रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। उसके अलावा सर ओवर ग्रेजिंग, अक्सर पाकिस्तान के अंदर नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग प्रैक्टिस हो रही है। इसका जिक्र भी मैं प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुका हूं। व्हाट इज नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग? कि जानवरों को प्रॉपर खाना वाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, एंड द लाइव स्टॉक फार्मर्स जस्ट सर्च फूड एंड वाटर गोइंग हियर एंड देयर, इधर उधर घुमाते रहते जानवरों को। सो दिस मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इज कॉल्ड नोमैडिक लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब जानवर बेचारा भूखा प्यासा इधर से उधर घूम रहा है कि कहीं चारा मिल जाए, तो उसको जहां पे भी हरियाली नजर आती है वो जड़ों के साथ खा जाता है। और फिर क्या होता है? जड़े जड़े खा गया, फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, जितनी भी ग्रीनरी एरिया था बर्बाद हो गया। सो इट ऑल्सो कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में कितनी आबादी रह रही है, या कितने लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली गैस की सप्लाई नहीं है। और गैस की सप्लाई क्यों नहीं है भाई? वहां पे मुश्किल है गैस पाइपलाइन। पहली बात तो स्टीप एल्टीट्यूड की वजह से वो प्रेशर नहीं बनता कि हाई एल्टीट्यूड पे गैस को लेके जाएं। दूसरा मसला बेटा क्या है? दूसरा मसला ये कि भाई गैस ज्यादातर मिल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। वो कौन बलूचिस्तान से वो खैबर पख्तूनख्वा और उधर के नॉर्दर्न एरियाज माउंटेन्स के ऊपर पाइपलाइन डाले? दैट्स अ वेरी हाई कॉस्ट। तो तभी क्या होता है, वहां पे अनफॉर्चुनेटली लोग फिर दरख्तों को काट रहे हैं और लकड़ियों को काट रहे हैं, लकड़ियां काट के आग जला रहे हैं, खाना जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब हम लोग बात करें इंपैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो बेटा, यू ऑलरेडी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी पता है, और आपको इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस के अलावा जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पता है। फॉरेस्ट लगने से जो फायदे होते थे, फॉरेस्ट नहीं लो तो वो नुकसान में तब्दील हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? बेटा अगर हम लोग नेचुरल इंपॉर्टेंस का रिवर्स कर दें,
तो इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। हमने कहा था कि भाई फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल एक्सपोज हो जाएगी लीडिंग टू सॉइल इरोजन। फिर हमने कहा था कि भाई फॉरेस्ट होंगे तो फ्लड्स के चांसेस कम होंगे बिकॉज दे विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्ट्रीम, लेकिन फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्लड्स के चांसेस होंगे। हमने कहा था कि भाई फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स, लेकिन फॉरेस्ट नहीं होंगे, काट दोगे तो एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपको मालूम है कि फिर एयर भी रिफ्रेश नहीं होगी, देयर बी मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो इससे पोल्यूशन होगी और लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज डेवलप हो सकते हैं लाइक एस्मा। ये सब नेचुरल इंपैक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पे भी नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स नहीं होगा इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, तो बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होगी, तो पाकिस्तान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो एनुअल इनकम है कंट्री की, वो भी कम होगी। उसके अलावा टूरिज्म भी रिड्यूस होगा। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर खूबसूरत, अभी देखो सवात था, मिंगोरा था, कितने खूबसूरत थे, लेकिन यहां पर दरख्तों को काटने की वजह से ना वहां पे वो खूबसूरती बरकरार नहीं रही। तभी सवात या कलाम या मिंगोरा जैसी एरियाज में अभी भी टूरिज्म है, लेकिन कम हो गया पहले के मुकाबले में। उसके अलावा बेटा स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी ग्रो नहीं हो पाएंगी। आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो टूरिज्म होता है उसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज ग्रो होती है। क्यों? वहां पे खवातीन हाथ से बैठ के रग्स बना रही है, कारपेट्स बना रहे हैं, वहां पे ये चीजें सेल आउट हो रही हैं। लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म ही नहीं रहेगा तो फिर इंडस्ट्रीज भी नहीं चल पाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके अलावा ये जो बैट बन रहा है, हॉकी बन रहा है, विकेट बन रही है, ये इंडस्ट्रीज भी नुकसान उठाएंगे, स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज भी कम होंगी। उसके अलावा बेटा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री, जैसे कि फॉरेस्ट गाइड्स हो गए, फॉरेस्ट के गार्ड्स हो गए। अगर आप वहां पे इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो फिर वहां पे ये सारी सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो जाएगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी। फिर बेटा दिस कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही, तो आपको पता है कि फिर बैट भी महंगा बनेगा, तो कॉस्ट में फिर लोगों को महंगे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिर पाकिस्तान जब महंगे कर देगा प्रोडक्ट्स तो इंटरनेशनली भी हमारे वो स्पोर्ट्स गुड उतने बिकेंगे नहीं जितने दूसरे लोग बेच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं, जब यहाँ पर आपको इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, तो हाउ कैन वी टेक मेजर्स टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स। ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या फिर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, तो हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहली बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, वाटर रिसोर्सेज में हमने इसका जिक्र किया था कि भाई अगर सॉइल इरोजन को रोकना है, सो वन ऑफ द वेज इज टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या है बेटा? कटिंग द माउंटेन्स इनटू स्टेप्स, ठीक है, एंड मेकिंग अ बंड ऑन द एज ऑफ ईच स्टेप। बंड क्या होता है? यहां पे मिट्टी ऊंची कर दो, आप क्या कर दो, मिट्टी ऊंची कर दो, ताकि बेटा जब पानी यहां से बहे ना, तो पहली बात स्टेप्स में पानी बहेगा, जब स्टेप्स में पानी बहेगा तो उसका फ्लो टूटेगा, अल्टीमेटली सॉइल इरोजन भी कम होगा। ठीक है जी। उसके अलावा आप सेलेक्टिव कटिंग करो। सेलेक्टिव कटिंग मतलब देख के दरख्त काटो, वो दरख्त काटो जो जल्दी ग्रो हो जाता है, ताकि रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाए। उसके अलावा अगर सिल्टेशन हो रहा है तो सिल्टेशन का तरीकेकार क्या है कि आप सिल ट्रैप्स लगा दो। जैसे आपको पता है कि सिल्टेशन का प्रॉब्लम ये है कि डैम्स के अंदर मिट्टी भर जाती है, तो डैम्स के एंट्रेंस पे जालियां लगाओ, सिल ट्रैप्स लगाओ, ताकि सिर्फ पानी अंदर जाए, मिट्टी ना जाए। और जब लो रेनफॉल वाला सीजन होता है, जैसे विंटर में रेनफॉल भी कम होती है, ग्लेशियर्स भी फ्रोजन होते हैं, तो वहां पे पानी का फ्लो कम होता है, तब उस टाइम पे आप डैम्स की सफाई करवा दो, आप सिल्ट रिमूव करवा दो रिजर्वायर्स में से, डैम्स के। तो विंटर्स के अंदर क्लीनिंग करो और सिल्ट ट्रैप्स लगाओ, ताकि जो डैम्स के अंदर सिल्टेशन से मसले आ रहे हैं वो कम हो सके। उसके अलावा फ्लडिंग्स को रोकने के लिए क्या करें? हमने ऑलरेडी क्लाइमेट चैप्टर में भी पढ़ा कि हम एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं। क्या मतलब? हम रिवर्स के साइड पे क्या करें, दीवारें खड़ी करें, ऊंची बाउंड्री बनाएं, ताकि ओवरफ्लो के चांसेस कम हो। उसके अलावा जनरली हम कहें तो डैम्स की हाइट रेस कर सकते हैं, या डैम्स मजीद बना सकते हैं, बैराजेस बना सकते हैं, ताकि फ्लडिंग का सोल्यूशन हो जाए। उसके अलावा अगर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, लेट सपोज दरख्त नहीं है और
ओजोन लेयर खराब हो रही है और ओजोन लेयर अफेक्ट हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यू कैन जस्ट रिड्यूस द इमिजन ऑफ हार्मफुल गैसेस। जैसे कि हम जो परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं वो सीएफसी फ्री करें, ठीक है। सीएफसी फ्री परफ्यूम्स जो है ओजोन लेयर को अफेक्ट नहीं करते। डू यू नो अबाउट दिस सीएफसी? इसके बारे में मालूम है आप लोगों को? मैंने 4 क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज सीएफसी एंड व्हाट आर सीएफसी फ्री परफ्यूम्स? परफ्यूम्स के अंदर यूजुअली डल रहा होता है, ये इन्वायरमेंट को खराब करता है, ओजोन लेयर को खराब करता है। हम इससे फ्री परफ्यूम्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन जस्ट रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? ऑयल, कोल, गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें, लाइक ऑयल, कोल, गैस वाली रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें। हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जैसे कि हम लोग बात करें विंड पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन, एचईपी पे रिलाई करें, ताकि फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, कोल, गैस कम बर्न हो। तो इस तरीके से भी हम क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, खतीजा सही कह रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं भी इसकी फुल फॉर्म भूल गया था, क्लोरोफ्लोरो तो याद था, कार्बन याद नहीं आ रहा था। तो आपको पता है ये परफ्यूम्स के अंदर डलता है, सीएफसी जो है वो परफ्यूम्स के अंदर डलता है। इसको आप चेक कर लो ना, तो जो सीएफसी फ्री परफ्यूम्स हैं वो इस्तेमाल करो तो अच्छा है एनवायरनमेंट के लिहाज से। हम तो 4 क्लास से इस पर अमल करते आ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी शाज़मा, ठीक है। उसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज अगर नॉर्दर्न एरियाज में फायरवुड की शॉर्टेज है, तो हम जस्ट क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करें। अगर गैस पाइपलाइन डालना मुश्किल है तो आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की फॉर्म में इस्तेमाल करें वहां पे, या नेचुरल गैस जो है सिलेंडर्स की फॉर्म में लेके जाओ, ताकि वहां पे दरख्त काटने की जरूरत ना पड़े। तो दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच यू कैन रिड्यूस द you can find the solutions to the impacts of deforestation. क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां पर 2 लफ्ज आए थे, एक आया था काउंटर प्लोइंग और दूसरा आया था टेरेसिंग। तो काउंटर प्लोइंग मैंने छोड़ दिया था, टेरेसिंग मैंने पढ़ा दिया था। अब सवाल ये होता है कि काउंटर प्लोइंग है क्या? ठीक है जी, सिंपल सी बात है। काउंटर प्लोइंग इज द प्लोइंग डन एट राइट एंगल्स टू द हिल्स, stops, ridges, and furrows so that the elevation prevents soil erosion by wind or water. मिसाल के तौर पे बेटा, आपने यहाँ पे ये राइट एंगल डायरेक्शन में काट दिए थे ना माउंटेन्स को। अब यहां पर आप क्या करो, यहां पे जो एजेस है इस पे आप दरख्त प्लांट करो, ठीक है। राइट एंगल्स पे आप प्लोइंग करो, ठीक है, या यहां पे एग्रीकल्चर करो, ताकि वो पानी यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, वो पानी यूटिलाइज हो जाए और वहां पे सॉइल इरोजन ना हो। दैट इज काउंटर प्लोइंग, ठीक है। टेरेसिंग वी ऑलरेडी नो इट, ठीक है। एक बार 4 मार्क का सवाल आ गया बहुत पुराने पेपर्स में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेरेसिंग? टेरेसिंग से लैंड फ्लैट हो जाती है तो वहां पे एग्रीकल्चर हो पाता है। टेरेसिंग से वाटर फ्लो डाउन द स्ट्रीम कम होता है तो सॉइल इरोजन के चांसेस कम होते हैं। टेरेसिंग से पानी रुकता है तो ड्रेनेज प्रिवेंट होता है, और फिर जो मिनरल्स वाली या फर्टिलाइजर्स आपने सॉइल के अंदर डाले वो बहेंगे नहीं। अब यहां पे सोचो एग्रीकल्चर के लिए मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला और पानी बहा दे, तो फर्टिलाइजर भी फारिग चला जाएगा ना बेटा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहां पर क्या किया हुआ है, टेरेसिंग की हुई है, तो पानी भी रुकेगा और जो न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड किए हैं वो भी रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। थर्ड लफ्ज हमने पढ़ा था सेलेक्टिव कटिंग। सेलेक्टिव कटिंग के 2 मतलब है, ठीक है। एक तो देख के ट्रीज काटो कि कौन सा ट्री देर से ग्रो होता है, कौन सा ट्री जल्दी ग्रो जाता है। सेलेक्टिव कटिंग इज द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फॉर डिफरेंट यूजेस, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स टू ग्रो। तो अगर आपको फायरवुड काटना है तो आप वो दरख्त नहीं काटो जो सालों लेते ग्रो, आप वो लो जो कि हफ्ते 2 हफ्ते महीने के अंदर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है जी। सेलेक्टिव कटिंग का एक तो मतलब ये हो गया कि दरख्त वो काटो जो कि जल्दी ग्रो जाते हैं। दूसरा पर्पस देखो,
पर्पस भाई, अगर तुम्हें एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए चाहिए तो तुम टिम्बर काटो, लेकिन तुम्हें फायरवुड के लिए चाहिए, तुम टिम्बर काट रहे हो, तो सोचो इसमें कौन सी एक अकलमंदी है? तो हिमाकत है। तो सेलेक्टिव कटिंग मतलब सेलेक्ट करके कट करो, ठीक है ना। अब सेलेक्टिव कटिंग के एडवांटेजेस क्या है? अगर सेलेक्टिव कटिंग होती रहेगी तो क्राउडिंग और ट्रीज नहीं होगा। उसके अलावा बेटा यंगर ट्रीज ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा रीजनरेशन रहेगी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशन है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, ये नहीं कि दरख्त खत्म ही हो जाए। बट ये सब देखना भालना एक्सपेंसिव है, और कुछ ट्रीज जो हैं उनको मशीन से रिमूव ही कर दिया जाता है, और अगर कुछ ट्रीज काटे जा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ और ट्रीज भी डैमेज हो सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। बेटा अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जितने भी डिफरेंट फॉरेस्ट हमने पढ़े थे उनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे, उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे है। देखो बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, सबसे पहले इरिगेटेड फॉरेस्ट की एग्जांपल दी हुई। अब इरिगेटेड फॉरेस्ट क्या थे? मैन मेड फॉरेस्ट थे, ठीक है ना। एग्जामिनर ने सवाल आपसे पूछ लिया, उसने कहा व्हाट एविडेंस इन द फोटोग्राफ ए शोज दैट दिस इज अ प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब प्लांट लगाए गए हैं, मतलब ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है, यानी कि ये मैन मेड फॉरेस्ट है। जस्ट लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल मी व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज अ प्लांटेशन। आप अपने आंसर्स बताएं मुझे जल्दी से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। सही जी, खतीजा साहिबा कह रही है कि सर दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा लीनियर प्लांटेशन वाला पॉइंट तो हो गया, उसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ जी, उसके अलावा क्या एविडेंस है? स्ट्रेट लाइन में तो लगे मैं, ये बात तो हमने देख ली। फिर अगर आप देखें तो यहां पे सेम गैप्स से भी लगे हुए, ठीक है जी। गैप्स यानी कि स्पेसिंग भी इनकी सेम है या सिमिलर है। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि सेम स्पीशी ऑफ ट्री लगा हुआ है, यहां पे एक ही दरख्त ग्रो हो रहा है। नेचुरली ग्रो होते हैं तो कोई सेम स्पेसेस से या लाइन में या एक ही तरीके के फॉरेस्ट थोड़ी ग्रो होते हैं, कोई भी ग्रो हो सकता है। फर्टाइल सॉइल है, अल्लाह ताला पानी डाल रहा है, जिस फॉरेस्ट का दिल चाहे वो ग्रो हो जाए। तो बेसिकली बेटा, evidence is that trees are planted in straight line या rows. There is trees of same age and height, same spacing है, large areas same तरीके के फॉरेस्ट से कवर हुआ हुआ है। These are the possible reasons why which suggest that this is a plantation। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं। देखो बेटा, कॉनिफेरस के एरियाज में आपको दोबारा से दिखा देता हूं। मैं वापसी चल रहा हूं रिवीजन की तरफ, मैप पे दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था। ये जो रीजन था डार्केस्ट कलर में, ये भी बेटा हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट का था। और जो बलूचिस्तान के अंदर जो टॉप एरिया था, नॉर्दर्न एरिया था, यहां पर भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो हो रहे थे। अब क्या रीजन है इसके भाई, क्यों यहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं, तो ये भी अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो कॉनिफेरस की अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये तकरीबन 30 मीटर्स टॉल होते हैं, यानी बड़ी ऊंचे ऊंचे से फॉरेस्ट होते हैं ये, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। एंड दीज आर कॉनिकल इन शेप, मतलब कोन वाइज होते हैं, कोन की तरीके से होते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नीचे की तरफ ग्रो हो रही होती हैं, ऐसे नीचे की तरफ, समझो यूं करके हैं, ठीक है ना। ऐसे हाथ इनके नीचे की तरफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जब इतनी ठंड है तो कैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट सरवाइव कर पा रहे हैं। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी मदद करते हैं इन सर्वाइविंग इन कूल हिली एरियाज। नंबर 1, इनके जो बार्क्स हैं वो थिक हैं, जिसकी वजह से ये ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरी बात बेटा, इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, नीचे की तरफ ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्नोफॉल जब होती है तो ये नीचे गिरा देते हैं, स्नो अक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा बेटा, दीज आर एवरग्रीन लीव्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट है
मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं बिकॉज दे कैन स्टोर एनर्जी। कभी अगर इनको सनशाइन नहीं भी मिल रही ड्यू टू क्लाउडी वेदर, तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी सेव करके रखी हुई होती है इन्होंने। जब सनशाइन मिली, एक्स्ट्रा एनर्जी सेव कर ली ताकि ये उन दिनों में इस्तेमाल कर ले जब जब इनको सनशाइन नहीं मिल रही। उसके अलावा बेटा इनकी ना शैलो रूट्स है और साइडवेज ग्रो होती है इनकी रूट्स। इनकी रूट्स क्या होती है, साइडवेज ग्रो होती है। कि लेट सपोज करीब में अगर पानी नहीं भी मिल रहा, तो ये दूर दराज एरिया से पानी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई इनके जो लीव्स हैं, वैक्सी लीव्स हैं, थोड़े पत्ते मोटे हैं, वैक्सी लीव्स हैं। और बेटा इस वजह से ये ट्रांसपायरेशन नहीं होने देते। लेट सपोज पानी एक दिन आ गया ना इनके अंदर, तो ये उसको निकलने नहीं देते, अपने अंदर से ट्रांसपायरेशन नहीं होने देते, तो ये मुरझाते नहीं है, ये जलते नहीं है। लेट सपोज पानी की कमी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो दूसरा प्लांट जहां जल जाएगा, ये नहीं जलेंगे क्योंकि ये पानी को अपने अंदर से निकलने नहीं देते। दे कैन स्टोर वाटर एंड रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। थर्ड हमारे पास है बेटा जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट को मैं बाद में पढ़ा दूंगा। यहां पे पहले मैं सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दिखाना चाहता हूं। जैसे जो लोलैंड जोन था, उसके जो ड्राई एरियाज थे, एरिड एरियाज थे, वहां पर सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो हो रहे थे। किस तरीके के आप यहां से देख सकते हैं बेटा, लो हाइट में 6 से 10 मीटर ऊंचे हैं, हार्ड थॉर्नी बुशेस है बेटा, झाड़ियां हैं, कांटों वाली झाड़ियां। अक्सर इनका पर्पस सिर्फ फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल होना है, या जो ग्रेजिंग पर्पस है, जानवर वगैरह चारा खाते हैं, ये सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होती है, इसकी कोई खास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमारे पास है एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट भी देखा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पाए जा रहे थे, ओवर 4000 मीटर्स। ठीक है जी। बेटा इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लो टेम्परेचर के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इनके भी रूट साइडवेज ग्रो हो रहे होते हैं और ये यूजुअली थिन सॉइल में ग्रो हो रहे होते हैं। अगर आप ये देखो तो ये ज्यादातर अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में सनशाइन की शॉर्टेज होती है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली इनको अडॉप्ट करवाया हुआ है ऐसी कंडीशन से कि इनकी अपवर्ड ब्रांचेस हैं ताकि ये ज्यादा सनलाइट अटेन कर पाए। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एल्पाइन फॉरेस्ट। इनका मेन यूज जो है वो फ्यूल के लिए या फायरवुड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स को मैंने उस टाइम क्यों स्किप करवा दिया था, मैंने कहा नीचे चल के इसको डिटेल में जरा कवर करेंगे। बेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट को अगर आप गौर से देखो तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इतने ऊंचे नहीं होते, 3 से 8 मीटर इनकी मैक्सिमम ऊंचाई है। बेटा बिल्कुल कोस्टल एरिया पे जिधर पानी इनसे टच कर रहा होता है, ये वहां पे ग्रो हो रहे होते हैं। ये मड फ्लैप्स में ग्रो हो रहे होते हैं। ये यहाँ पे पानी के अंदर जो दलदल टाइप की जगह होती है ना, वहां पे ग्रो हो रहे होते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है एनवायरमेंट के लिहाज से बात करें। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेज एंड श्रिम्प्स। मैंने आपको बताया कि बड़ी मछलियों से छुपने के लिए छोटी मछलियां अपने ब्रीडिंग सीजन में मैंग्रोव्स के अंदर आके छुप जाती हैं और अपने ब्रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। उसके अलावा बेटा जो कोस्टल एरिया, आपको पता है पानी आता जाता रहता है, तो इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ठीक है, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं होती है इससे, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा आप कह सकते हैं कि इससे हमें लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी को हाउसेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोट्स बनाने के लिए, जानवरों का चारा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। उसके अलावा बेटा जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेरीन एनिमल्स हैं, मेरीन लाइफ के एनिमल्स हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। आपको पता है कि उनके ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। उसके अलावा जो मेजर एडवांटेजेस हैं, ये शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी। शॉक वेव्स आते हैं ना बेटा, अर्थक्वेक वगैरह जो कॉज करते हैं, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इन्वायरमेंट को अर्थक्वेक या सुनामी या फ्लडिंग जैसे रिस्क से बचाते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, सर जब मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां पर ग्रो हो रहे हैं कोस्टल एरियाज पे, व्हाई नॉट अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? सिर्फ मैंग्रोव्स ही यहां पे क्यों ग्रो हो रहे हैं, दूसरे तरीके के फॉरेस्ट यहां पे ग्रो नहीं हो रहे? उसकी वजह है कि मैंग्रोव सॉल्ट वाटर में सरवाइव कर जाते हैं, जबकि दूसरे फॉरेस्ट सॉल्ट वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है?
भाई मैंग्रोव्स ने उन कंडीशंस के अंदर अडॉप्ट कर लिया है कि ये नेचुरली सॉल्टी वाटर को सरवाइव कर जाते हैं। पहली बात, देयर रूट्स एक्ट एज अ फिल्टर, ये सॉइल को अंदर ही नहीं आने देते, इनके रूट्स जो हैं वो फिल्टर लगे हुए उनमें। और अगर फिर भी कोई नमक आ जाए, देयर टिश्यूज हैव हाई टॉलरेंस टू सॉल्ट, वो सॉल्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको आदत हो गई है। और अगर सॉल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इनके जो पत्ते हैं ना, इन पे मोटे मोटे से पोर्स हैं। आपको पता है लीव्स पे छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वो पोर्स कहलाते हैं। उसके थ्रू एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर आ जाता है। देयरफॉर दे कैन सर्वाइव इन द सॉल्ट वाटर। इज दैट क्लियर? मैंग्रोव जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। क्यों? हमारी मस्ती है, हमें दरिया, हमें जो समंदर किनारे है, हट्स बनाने, बीचेस बनाने, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है, तो बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। तभी बेटा मैंग्रोव्स इंडेंजर्ड है, ठीक है। और तभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे कि WWF वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट्री काम कर रही है इन रीप्लांटिंग मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के लिए उन्होंने तकरीबन 10,000 सैपलिंग्स लगा दिए हैं नर्सरीज से, ताकि मैंग्रोव्स की ग्रोथ हो सके। उसके अलावा WWF बेटा 4 लोकली मैनेज नर्सरीज चला रही है, और फुली इक्विप वेटलैंड भी बना रहे हैं, ये वेटलैंड सेंटर्स भी बना रहे हैं, जहां पे मैंग्रोव्स की प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। अब आप पूछोगे सर मैंग्रोव्स अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं तो उसको थ्रेट क्यों किया जा रहा है? वाई इज मैंग्रोव इन डेंजर? पहली बात, हमें बताया ना मैंने, मस्ती है, हमें रोड्स बनाने हैं, हमें बिल्डिंग्स बनाने हैं, हमें सिटीज की ग्रोथ चाहिए। अभी मैं लिटरली हॉक्स बे गया, हॉक्स बे का एक अच्छा बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया को दे दिया गया, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो इस्तेमाल करें एरिया, तो जाहिर सी बात है मैंग्रोव्स काट रहे हैं वहां पे। उसके अलावा बेटा जब इंडस्ट्रीज बनती हैं तो वो अपना वेस्ट पानी में फेंक देती हैं, सी वाटर पोल्यूशन की वजह से भी मैंग्रोव्स खराब हो रहे हैं। उसके अलावा जनरली मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है ताकि फॉडर बनाया जाए, उससे जानवरों का चारा, या फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तब भी मैंग्रोव्स थ्रेट में। इसके अलावा एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, वो भी आपको समझाता चलूं। बेटा आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में डैम्स और बैराजेस बन रहे हैं, पर्टिकुलरली डैम की बात करता हूं मैं। एक मैप लगाता हूं मैं, और फिर मैप के थ्रू आपको समझाता हूं। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इंडस रिवर के ऊपर भी डैम है, ठीक है, झेलम के ऊपर भी डैम है। इंडस और झेलम के ऊपर डैम है। कौन सा डैम है? इंडस के ऊपर तरबेला डैम है, और मंगला डैम झेलम के ऊपर है। अब क्या होता है कि ये डैम्स के अंदर पानी भर जाता है। अब पानी अगर ऊपर ही रुक जाएगा तो पानी नीचे नहीं आ रहा, और पानी नीचे नहीं आ रहा तो पानी के साथ जो मिट्टी आती है, यानी कि अलूवियल सॉइल, वो भी नहीं पहुंच रही। इसकी वजह से बेटा ये जो इंडस डेल्टा और हब डेल्टा है, जब यहाँ पे फ्रेश सॉइल नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से भी मैंग्रोव्स को नुकसान हो रहा है। तो दीज आर द मेन थ्रेट्स टू द मैंग्रोव फॉरेस्ट। आई होप दैट्स क्लियर। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? देखो हम लोगों ने मैंग्रोव्स को भी डिटेल में पढ़ लिया, यहां तक बात क्लियर है? बेटा इस चैप्टर का आखिरी मेजर टॉपिक, दैट इज अबाउट सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है किसी भी रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करो कि उसकी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए, और फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्स बची रहे। ये भी नहीं कि रिसोर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कि भाई फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्स बच जाए और आप निकल जाओ। ऐसा भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना कि आज ही सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लो और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ो। टू यूज रिसोर्सेज इन अ बैलेंस वे विच फुलफिल्स एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, बेसिकली दैट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। ठीक है जी, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है। अब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री? सेलेक्टिव कटिंग करके, सिर्फ वो ट्रीज काटे जो कि मेच्योर हो चुके हैं, या फिर वो ट्रीज काटे जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और अगर कोई ट्रीज काट दिए तो उनको रीप्लांट करें, नर्सरी से सैपलिंग लगाएं लाके, रीअफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स करें, फॉरेस्ट की देखभाल करें, और उन ट्रीज को प्लांट करें जो कि इरिगेशन नहीं रिक्वायर करते या कम पानी में ग्रो हो जाते हैं, ताकि
ट्रीज बचे रहें। ठीक है जी। और ये सारे काम करने के लिए पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिन दो के मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तरबेला मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के लिए काम कर रही है। WWF का भी हमने जिक्र पढ़ा। उसके अलावा रचना द्वाब अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट एक और ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फॉरेस्ट्री के लिए काम कर रही है। उसके अलावा बेटा आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये आगा खानियों का प्रोजेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहते हैं ना ज्यादातर, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन 8,30,000 दरख्त लगाए थे पास्ट में। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के लिए काम कर रही हैं। अब सवाल यह है 6 मार्क का डी पार्ट, टू व्हाट एक्सटेंट कैन पाकिस्तान डेवलप सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री? किस हद तक पाकिस्तान सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को डेवलप कर सकता है? तो बेटा पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखनी है, टू साइड आंसर होता है ये। बेटा पॉसिबिलिटीज में आप सारे तरीकेकार बताओगे कि कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव कटिंग करें, वो ट्रीज काटे जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उसके अलावा बुलडोजर्स और डिस्ट्रक्टिव मशीन्स का आना जाना बंद करवाएं फॉरेस्ट एरियाज में जो नुकसान पहुंचाते हैं दरख्तों को। उसके अलावा फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स इनफोर्स करवाएं, ठीक है, फॉरेस्ट लगाएं, उसके लिए प्रोग्राम्स करें। उसके अलावा बेटा अर्बन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें, जैसे कि शारा फैसल के पूरे इर्द गिर्द दरख्त लगा दें। भाई जो पाकिस्तान के रोड्स हैं, जितने भी रोड्स हैं मेन, सब साइडों पे दरख्त लीनियर प्लांटेशन करवाएं। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ट्रीज को अर्बन एरियाज के अंदर भी दरख्तों की जो तादाद है उनको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा रिप्लेस करें ट्रीज को जो कट डाउन हो गए हैं, उनको नई सैपलिंग से। उसके अलावा लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, जैसे मैं एक एजुकेट कर रहा हूं आप लोगों को ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, ठीक है, ताकि फॉरेस्ट की प्लांटेशन बढ़े। लेकिन इसमें मसले मसाइल भी हैं, वही सारे मसले मसाइल जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट लगाने की हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, और दूसरी एक्टिविटीज में भी पैसों की बहुत जरूरियात है। फिर फॉरेस्ट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत सालों बाद रिटर्न आता है, तो हुकूमत इसके ऊपर फोकस नहीं करती। हुकूमत कहती है आज हम दरख्त लगाए और 5 साल बाद दरख्त उगे जब दूसरी की हुकूमत आ गई है, और वो दूसरा इसका क्रेडिट ले रहा हो, तो ऐसे वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं करती। फिर पाकिस्तान फॉरेन डेट्स में भी है, गैर बैरून मुल्क के कर्जे इतने हो गए हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते। उसके अलावा हाउसिंग फर्नीचर वगैरह वगैरह रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी वजह से दरख्त काटना मजबूरी है। फिर बेटा पाकिस्तान के अंदर अर्बनाइजेशन भी हो रही है, अर्बन एरियाज की ग्रोथ हो रही है, शहरों की ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनाने, इंडस्ट्रीज बनानी है, दरख्त को काटना मजबूरी बन गया है। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स इन डेवलपिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। देखिए बेटा इस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, पॉसिबिलिटीज बतानी है, एटलीस्ट 2 कंस्ट्रेंट्स बताने, एक एग्जाम्पल बतानी है। एग्जाम्पल्स में आप इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यूज कर सकते हो जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, इनका नाम इस्तेमाल कर सकते हो, और आखिर में आपने कंक्लूजन करना है। देखो जितने भी टू व्हाट एक्सटेंट वाले सवाल हैं उनका कंक्लूजन पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, और नेगेटिव कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन मतलब कैसे लिखें भाई पॉजिटिव कंक्लूजन? पॉजिटिव कंक्लूजन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि भाई इट इज पॉसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कई हद तक, अच्छी खासी हद तक मुमकिन है कि हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री डेवलप करें। और बेटा नेगेटिव कंक्लूजन के लिए हम लिख सकते हैं लिमिटेड एक्सटेंट का लफ्ज। कौन सा लफ्ज? लिमिटेड एक्सटेंट का लफ्ज, कि भाई बहुत कम हद तक मुमकिन है। आप चाहे तो पॉजिटिव कंक्लूजन लिखें, आप चाहे तो नेगेटिव कंक्लूजन लिखें, बट अपने कंक्लूजन को रीजन कंक्लूजन के तौर पे लिखें, मतलब उसका रीजन प्रोवाइड करें। व्हाई डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या व्हाई डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, इसका रीजन लाजमी जरूर लिखें। दिस विल गिव यू 6 out of 6 मार्क्स इन द डी पार्ट। आई होप दैट्स क्लियर।